जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रशिया से 10,000 करोड़ रुपए के मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने 300 किलोमीटर दूर तक 6 से 7 पाकिस्तानी फाइटर्स और एक स्पाई प्लेन को मार गिराया था। इसके बाद इस हथियार को गेम चेंजर वेपन माना जा रहा है। अब एयरफोर्स चाहती है कि इन मिसाइलों का बड़ा स्टॉक रशिया से खरीदा जाए। डिफेंस मिनिस्ट्री इस प्रस्ताव को 23 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग में मंजूरी दे सकती है। इवन भारत S-500 सिस्टम और नई एयर टू एयर मिसाइलों पर भी बातचीत कर रहा है। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल को और एडवांस बनाने की भी प्लानिंग चल रही है। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं, जहां दोनों देशों के बीच एक मजबूत रक्षा साझेदारी देखने को मिल सकती है। DRDO के आर्चर NG अनमैन्ड एरियल व्हीकल ने अपनी मेडिन फ्लाइट पूरी कर ली है। साल की शुरुआत में किए गए हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स के बाद देसी ड्रोन ने आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में उड़ान भरी, जिसमें 45 मिनट की सॉर्टी के दौरान महत्वपूर्ण एरोडायनेमिक और सिस्टम परफॉर्मेंस को वैलिड किया गया। ये सफलता भारत की UAV क्षमताओं में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा स्टेप है। इसका कुल वजन 1800 किलोग्राम है, 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, 29 घंटे तक ये हवा में रह सकता है, 300 किलोग्राम तक के हथियार और सेंसर्स ले जा सकता है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं। इंजन पूरी तरीके से देसी टर्बोचार्ज इंजन है। इसका कंपोजिट एयर फ्रेम है, कार्बन फाइबर से इसे मजबूत किया गया है और इवन इसका स्टेल्थ डिजाइन है और सेटकॉम के जरिए इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल ISR और टारगेट स्ट्राइक के लिए किया जा सकता है। इस उड़ान ने आर्चर NG की क्षमता को साबित किया और ये भविष्य में भारत की हवाई निगरानी और स्ट्राइक ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, भारत की नौसेना के फाइटर जेट विमानों को लेकर स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कि टेडबियर प्रोजेक्ट पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। नौसेना ने LCA Mark II और AMCA के नेवल वेरिएंट में भाग न लेने का फैसला किया है और अब तक LCA नेवी के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। यह स्थिति भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के रास्ते में रुकावट बन सकती है। मतलब साफ है कि अब कोर्स करेक्शन की जरूरत पड़ चुकी है। LCA नेवी की बात की जाए, 2003 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। 2012 में इसका पहला उड़ान परीक्षण हुआ था। 2019 में इसने गोवा के टेस्ट फैसिलिटी में पहली अरेस्टेड लैंडिंग की। 2020 में INS विक्रमादित्य पर और 2023 में INS विक्रांत पर सफल लैंडिंग की। लेकिन ये विमान अपने तय वजन से 500 किलोग्राम भारी निकला और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता सिर्फ 2.5 टन थी। इसलिए नौसेना ने इसे अपनाने से मना कर दिया। ये फैसला आत्मनिर्भरता के लिए एक झटका साबित हो सकता है। और टेडबीएफ की स्थिति की बात की जाए तो नौसेना ने LCA Mark II की बजाय टेडबीएफ विकसित करने का फैसला किया। इसका मकसद था एक ऐसा पावरफुल विमान बनाना जो चाइना की बढ़ती ताकत का मुकाबला कर सके। लेकिन ये भी 4.5 जनरेशन का विमान है, जबकि चाइना अब 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स जैसे कि J-20, J-35, J-36 और J-50 को उड़ा रहा है। टेडबियर प्रोजेक्ट को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इसका डिजाइन रिव्यू अभी पूरा नहीं हुआ। ऐसे में इसे बनने, टेस्ट होने और ऑपरेशन होने में बहुत समय लगेगा, लगभग उतना ही जितना एमका फाइटर जेट पर लगेगा। और एमका की बात की जाए, एमका को तो मंजूरी मिल चुकी है और ये भविष्य की जरूरतों के हिसाब से काफी ज्यादा आधुनिक फाइटर जेट है। ऐसे में नौसेना चाहे तो बिना किसी नई मंजूरी के साथ इसके साथ जुड़ सकती है। दुनिया के कई फाइटर जेट जैसे MiG-29 और राफेल के नेवल और एयरफोर्स वाले वेरिएंट होते हैं। ऐसे में एमका का भी नेवल वेरिएंट बनाया जा सकता है। ऐसे में अब जब भारतीय नौसेना 26 राफेल मरीन विमान खरीद रही है तो टेडबीएफ की जरूरतें और कम हो गई है। इससे टेडबीएफ की लागत और रखरखाव महंगा पड़ सकता है। अगर भारत ज़्यादा विदेशी विमान खरीदेगा या उन्हें लाइसेंस के तहत बनाएगा तो घरेलू प्रोजेक्ट्स कमजोर पड़ जाएंगे। ऐसे में पूर्व नौसेना के प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश और टेस्ट पायलट कमोडोर मावलंकर मानते हैं कि LCA नेवी को सीमित संख्या में शामिल किया जाए। इसे एयर डिफेंस, तटीय ठिकानों या ट्रेनर विमान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे एक्सपीरियंस और डेटा मिलेगा जो AMCA के नेवल वेरिएंट के डेवलपमेंट में काम आएगा। मतलब है कि अगर भारत को नौसेना के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है तो 2 स्टेप बहुत जरूरी है। पहला, LCA Mark I नेवी को सीमित संख्या में शामिल किया जाए और नौसेना को AMCA के नेवल वेरिएंट के डेवलपमेंट में सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए। टेडबीएफ की देरी और जटिलताओं के कारण दोस्तों ये प्रोजेक्ट भविष्य में बेकार हो सकता है। इसलिए भारत को अब फोकस भविष्य की तकनीक यानी कि AMCA पर रखना चाहिए। ब्राजील के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ब्राजील भारत से 32 तेजस Mark I फाइटर जेट्स और 24 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसके बदले में भारत 80 C-390M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ब्राजील से खरीदेगा। ये डील दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण और बड़ी मानी जा रही है। दोस्तों, चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स अब PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की खरीद को कम करते हुए PL-16 पर फोकस कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बदलाव J-20 और J-35A जैसे 5th जनरेशन असल्ट प्लेटफॉर्म्स के लिए इंटरनल कैरेज और लंबी रेंज को ध्यान में रखकर किया गया है। इवन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया था जो भारत के हाथ लगी। DRDO ने इन मिसाइलों का विश्लेषण किया है और फ्रिक्वेंसी जैमिंग और काइनेमेटिक डिफीट जैसी तकनीक को भी समझा। इससे PL-15 की सीक्रेट टेक्नोलॉजी का खुलासा हुआ और चीन को नई मिसाइल PL-16 को विकसित करने पर मजबूर किया। PL-16 का छोटा प्रोफाइल और रैमजेट इंजन है। यही वजह है कि चाइना ने अपनी मिसाइल स्ट्रेटेजी को चेंज किया है और 2030 तक वो अब PL-16 बनाने पर
फोकस कर रहा है। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने वेस्टर्न बॉर्डर पर हवा से भरे नकली एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि डिकॉयस लगाने शुरू कर दिए ताकि दुश्मन की नजर को भ्रमित किया जा सके और असली सिस्टम सुरक्षित रहे। जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पर S-125 पेचौरा का इन्फ्लेटेबल डिकॉय देखा गया। यह असली पेचौरा जैसा दिखता है, सिमुलेटेड लॉन्चर और रडार वैन के साथ। ये डिकॉय हल्के और तुरंत डिप्लॉय करने वाले होते हैं और इनमें से कुछ में इलेक्ट्रॉनिक इमीटर और अंदर फैन होते हैं जिससे IR/ हीट सिग्नेचर भी नकल की जा सके। मतलब साफ है कि इससे दुश्मन को गुमराह करना होता है ताकि उनकी कीमती मिसाइल और ड्रोन्स बेकार में खर्च हो जाएं और असली डिफेंस सिस्टम सुरक्षित रहे। रशिया ने दोस्तों अपने Su-57 फाइटर जेट के इंटरनल वेपन बे का वीडियो दिखाया कि लड़ाकू विमान हथियारों को अंदर छुपा कर ले जाता है ताकि इसका स्टेल्थ यानी कि छिपने वाला प्रोफाइल बना रहे और दुश्मन के रडार पर इसे पकड़ा ना जा सके। अभी तक ये पता नहीं चला था कि इसका इंटरनल वेपन बे कहाँ है, लेकिन एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है जिसमें कि इसका इंटरनल वेपन बे देखा जा रहा है। दरअसल Su-57 में एक बड़ा मेन वेपन रूम है और 2 साइड रूम है जिनमें हवा से हवाएं मार करने वाली मिसाइलें रखी जाती हैं। ये जेट क्रूज मिसाइलें भी ली जा सकता है जो कि इसे और ज्यादा खतरनाक बनाता है। इस फाइटर जेट में 8 से 10 वेपन पॉइंट्स हैं और नई पीढ़ी के हथियार जैसे कि PBK-500 बम और हाइपरसोनिक मिसाइलें लगाई जा रही हैं। इवन रशिया अब इसके नए वेरिएंट Su-57M1 पर काम कर रहा है जिसमें बेहतर रडार, ज्यादा स्टेल्थ क्षमता और नया डिजाइन होगा। वहीं भारतीय वायुसेना अगले महीने कोप इंडिया 2025 का आयोजन कर रही है और ये एक बड़ा हवाई युद्ध अभ्यास है जिसमें अमेरिकी वायुसेना भी हिस्सा लेगी। इस एक्सरसाइज में दोनों देशों के फाइटर जेट्स, अवाक्स और एरिया रिफ्यूलर्स शामिल होंगे। मेन फोकस होगा एयर डोमिनेंस, जॉइंट मिशन प्लानिंग, नेटवर्क ऑपरेशंस और इस एक्सरसाइज को भारत के कई वायुसेना ठिकानों पर आयोजित किया जाएगा और दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को और मजबूत किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक में आयोजित पिपिंग समारोह में नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया है। नीरज ने 26 अगस्त 2016 को भारतीय सेना में नायब सूबेदार के रूप में भर्ती होकर राजपूताना राइफल्स के साथ सेवा दी है। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने। इसके बाद 2023 में वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड और पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक उन्होंने जीता। नीरज के पास एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स और डायमंड लीग में कई स्वर्ण पदक है। दोस्तों, भारत अब अपनी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में हैवी वेट टॉर्पीडो लगाने की तैयारी कर रहा है और रक्षा मंत्रालय से 48 टॉर्पीडो खरीदने के लिए लागत की बातचीत भी शुरू हो चुकी है। इसके लिए इटली की वास कंपनी के ब्लैक शार्क और फ्रांस की नेवल ग्रुप जिनकी F-21 है वो मुख्य दावेदार है। भारतीय सेना अपनी पहली भैरव यूनिट 1 नवंबर 2025 तक तैयार करने जा रही है। इस यूनिट में करीबन 250 सैनिक होंगे। पहली यूनिट 15 कोर के तहत तैनात की जाएगी जबकि दूसरी यूनिट 16 कोर के तहत डिप्लॉय की जाएगी। वहीं HAL ने Su-30 MKI के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया। HAL एक सिमुलेशन और मॉडलिंग सेटअप पर भी काम कर रहा है जिसके जरिए मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन की टेस्टिंग और इंटीग्रेशन किया जाएगा और ये स्टेप सुपर सुकोई अपग्रेड के लिए एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स और सेंसर सिस्टम को आधुनिक बनाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।